हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 के बारे में। इसका नाम है सांस्कृतिक विभिन्नता की चुनौतियाँ। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य जो है हिंदी का शब्द प्राण हिंदी, उससे देखेंगे कि भाई ये क्या है। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका सांस्कृतिक समुदाय और राष्ट्र राज्यों के बारे में। तो पहले आपको बताएगा कि ये समुदाय क्या होता है। ठीक है, समुदाय की पहचान और उसकी महत्व क्या होता है, इम्पोर्टेंस के बारे में बताएगा आपको। जो ग्रुप्स होते हैं हमारे, ग्रुप्स से यहाँ पे मतलब है, समुदाय से यहाँ पे मतलब है पहचान, सामुदायिक पहचान के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। जिस भी ग्रुप में आप पैदा होते हो, है ना, जो आपकी फैमिली होती है वो आपकी पहचान होती है ना। आप कोई सी भी मतलब पंजाबी के घर में पैदा हुए हो तो आप पंजाबी माने जाओगे। अगर आप जैन के धर्म में पैदा हुए हो तो आप जैनी माने जाओगे, यानी कि आप क्रिश्चियन या फिर बौद्ध धर्म, या फिर बहुत सारे जन्म धर्म होते हैं इंडिया दुनिया में। तो इंडिया में भी वही सभी आते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई सामुदायिक पहचान मतलब जिस भी धर्म से आप आते हो, जाति से आते हो, वो आपकी पहचान होती है। ठीक है, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार उसी जाति के होंगे डेफिनेटली। ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको यहाँ पे बताएगा। उससे पहले एक शब्द है यहाँ पे परदत। इसके इसका मतलब मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये क्या होता है। परदत का मतलब होता है एक, जैसे कि एक तो ये होता है कि आप पढ़ाई लिखाई करते हो, ठीक है, मेहनत करते हो। उसके बाद आपको एक पद मिलता है, आप लॉयर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, आप टीचर बनते हो, आप जज बनते हो, आप आईएएस आईपीएस बनते हो। वो क्या होता है, परदत होता है। सॉरी, वो एक अलग तरीका होता है, वो दूसरी व्यवस्था होती है। एक होता है परदत, जिसमें कि हम क्या होता है, जिस फैमिली में हम पैदा होते हैं वो परदत होती है, यानी कि जिस पे हमारा काबू नहीं होता। आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो तो आप ब्राह्मण माने जाओगे। अगर आप एक वैश्य के घर में पैदा हुए हो तो आप वैश्य माने जाओगे, या फिर शूद्र घर में पैदा हुए तो शूद्र बन जाओगे। तो ये क्या है, एक परदत जो है व्यवस्था होती है। क्या, समूह। जिस समूह में पैदा होते हो उस पर आपका वश नहीं होता। ठीक है, आप चूज नहीं कर सकते कि भाई आपको कहाँ पैदा होना है, ये ऑटोमेटिकली आप जो है उसमें पैदा हो जाओगे। तो इसको हम यहाँ पे परदत कह रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पे हाईलाइट की गई है, मैंने की है। इसकी महत्व के बारे में बता रहा हूँ कि क्या महत्व होता है। कि हम जब समुदाय की पहचान के बारे में बात करते हैं तो उसका कुछ महत्व भी होता है, इंपॉर्टेंस भी होती है। जैसे कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका समूह होता है, आपका जो ग्रुप होता है, आप ब्राह्मण हो, क्षेत्रीय, वैश्य हो, शूद्र हो, एससी एसटी हो, महिला हो, तो वो बताता है आपको कि भाई आपका समूह क्या है। ठीक है, कि भाई आप एक ब्राह्मण हो तो आप बताओगे कि मैं ब्राह्मण हूँ। अगर आप शूद्र हो तो आप बताओगे कि मैं शूद्र हूँ। ठीक है, मैं एससी एसटी हूँ। तो ये क्या है, मतलब आपको बताता है कि आप हो कौन। अगर छोटी जाति के आप व्यक्ति हो तो आपको कोई और बता देगा। आपको शायद खुद ना भी पता हो तो कोई और लोग आपको बता देंगे आपको आके। इवन अगर हम बात करते हैं ब्राह्मणों की, तो उनको शायद बचपन से नहीं पता होता है कि वो ब्राह्मण है, क्योंकि उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है इस तरीके की। उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं होता है, इसलिए उनको शायद पता भी नहीं होता कि वो उनकी जाति क्या है। इसलिए बचपन में वो जो बच्चे होते हैं वो दोस्ती कर लेते हैं। ब्राह्मण के बच्चे पर चल रहा है, शूद्र से दोस्ती कर लिया उन्होंने, एससी एसटी से दोस्ती कर लिया। बड़ा होने के बाद उसको पता चल रहा है कि मैं तो जाति में बड़ा हूँ, मैं तो इनसे क्यों दोस्ती करूँगा। तो ये होता है, मतलब बचपन में और बड़े होने के बाद ये बदलाव देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, और मैंने जो अभी आपको बता रहा था कि जो फैमिली होती है, रिश्तेदार होते हैं, आपकी जाति, जाति, भाषा, जो भी आप भाषा बोलते हो, जिस क्षेत्र में आप रहते हो, वो आपका समूह होता है। ठीक है, आपका ग्रुप होता है। उसके अलावा सर्वव्यापी इंपॉर्टेंस एक और ये होती है कि वो सर्वव्यापी होता है, यानी कि सभी को माननी होती है। जो भी आपकी जाति होगी, कास्ट होगी, जिस परिवार में आप पैदा हुए हो, जिस धर्म में आप पैदा हुए हो, जो भाषा आप बोलते हो, वो सबको माननी पड़ेगी कि भाई आप उस भाषा के या उस क्षेत्र के या उस जाति के व्यक्ति हो। जो भी आपकी अ, अभी रिसेंटली में कास्ट होगी, वो सर को माननी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास है डॉक्यूमेंट्स। अब तो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हो गए हैं, सबके पास होते हैं कि जो भी जनरल है, एस टी एस सी ओ बी सी है, सबके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं और रखने भी पड़ते हैं उनको अब दिखाने के लिए कि भाई हम फलानी जाति के हैं। उसके अलावा ग्रुप्स, समुदाय, राष्ट्र और राष्ट्र राज्यों के बारे में ये आपको बताएगा।
तो ये छोटी सी बात बता रहा है कि जो राष्ट्र होता है वो छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना होता है या छोटे छोटे समूह से मिलकर बना होता है, जिसमें कि ग्रुप्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप होंगे, जैसे कि 2 से 3 लोग मिल मिल के एक राष्ट्र बनाते हैं, देश बनाते हैं। जैसे कि भारत है, भारत में आपको देखने को मिलता है कि 28 या 29 राज्य आपको देखने को मिलते हैं, जो कि छोटे छोटे समूह माने जाएंगे। ठीक है, और जो देश है हमारा भारत, वो एक राष्ट्र है, कंट्री है। ठीक है, तो ये वो आपको बता रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी एक समूह है। ठीक है, हमारा समूह यहाँ ये जो राष्ट्र का जो हम दे लेते हैं, ये बाहर के देशों के लिए काम आता है कि अ, कोई और अब अमेरिका में जाके पूछते हो, सर्वे करते हैं, तो वो बताते हैं कि भाई इंडिया के लोग ऐसे हैं, तो वो इंडिया के बारे में बताते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में कि भाई इस क्षेत्र में लोग ऐसे हैं। इंडिया के बारे में बताएंगे, पूरे इंडिया के लोग कैसे हैं, राइट। तो उस बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। कुछ रह तो नहीं गया ना पीछे, कोई पॉइंट? नहीं। उसके बाद बात करते हैं सांस्कृतिक विभिन्नता और भारत राष्ट्र राज्य एक विहंगम दृष्टि। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे कुछ नए नए आंकड़े मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बात आपको देखने को मिलेगा जनसंख्या के बारे में कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो यहाँ पे कुछ इतनी बताई गई है, 102.9 करोड़। और अभी नहीं, अभी ज़्यादा हो गई है। इंडिया की जो जनसंख्या है वो अभी के अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैंने देखा था, 148.6 या हाँ 140 करोड़ के आसपास में पहुंच गई है। और हम टॉप पे आ गए हैं पॉपुलेशन में, चाइना को छोड़ दिया है हमने पीछे पॉपुलेशन के उसमें देखें तो। ठीक है, तो हम नंबर 1 पे आ गए हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करने वाले थे सांस्कृतिक रूप से, यानी कि जो जाति की हम बात करते हैं, कास्ट की बात करते हैं, उसके तरीके से हमें यहाँ पे देखना था कि भाई कितने परसेंट के लोग कितने हैं हमारे देश में, यानी कि हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, जैन, बौद्ध, सब कुछ देखना था हमें यहाँ पे। और जो यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं ये थोड़े से पुराने हैं। ठीक है, मैं इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको नए आंकड़े बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदुओं के बारे में कि जो भारत में जो हिंदू की जनसंख्या है वो 80% है। अभी नया आंकड़ा आया है उसमें 85% हो गई है। ठीक है, इतनी आप मान के चलो कि 85 पूरा कभी भी कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि हर किसी की जनगणना नहीं हो पाती, कुछ लोग रह भी जाते हैं। उसके बाद 13% मुसलमान दे रखे हैं यहाँ पे, जबकि एक्चुअली में अभी का देखें तो 14.2 यानी कि 14.2% लोग यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया मुसलमानों का और हिंदुओं का। उसके बाद चलते हैं हम ईसाइयों की तरफ। तो इनकी जो जनसंख्या है भारत में वो 2.3% है। ठीक है, उसके बाद सिख लोग आते हैं 1.9%। जो अभी की जो मैंने देखी थी वो थी 1.7%, कम हो गई है सिखों की। बौद्ध की 0.8% थी, अभी के हिसाब से 0.7 यानी कि कम हो गई है। और जैन की 0.4%, जो कि एकदम सही है। ठीक है, यही जनसंख्या अभी मैंने निकाली है। बाकी कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, जैसे कि हिंदुओं में और मुसलमानों में। बाकी ज़्यादातर जो मतलब कि जो हम जिनकी बात करते हैं, जो पॉपुलेशन जिनकी कम है कास्ट की, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उनकी इतनी ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं हुई है, वो थोड़ा बहुत फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। पर फिर भी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है और पता नहीं क्या रीज़न है उसके पीछे। भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद, तो देखो हम बात करते हैं क्षेत्रवाद की। सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्षेत्रवाद क्या होता है। अब जैसे कि हम देखते हैं आंदोलन बहुत ज़्यादा होते हैं इंडिया में क्षेत्र को लेके कि भाई हमें एक पर्टिकुलर हमारे लिए जो राज्य है वो बनाया जाए, हम अलग रहेंगे सबसे। ठीक है, हमारा जो संविधान होगा वो अलग होगा, इस तरीके से ये जो मांग होती है इसको हम क्षेत्रवाद कहते हैं। अपने क्षेत्र को लेके लड़ाई करना, झगड़े करना, इसको क्षेत्रवाद कहते हैं। तो भारत में होता है, क्यों होता है? हमारे भारत में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, संस्कृतियाँ दुनिया भर की है, जाति, धर्म, ये सब में विभिन्नताएं हैं, जिसकी वजह से आपको क्षेत्रवाद देखने को मिलता है। ठीक है, अगर शायद एक जाति के लोग होते तो शायद ना होता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सिख, ईसाई है, ठीक है, बौद्ध धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सब मतलब लगे हुए हैं कि भाई मुझे जगह दो, मुझे दो। क्षेत्रवाद क्षेत्र की मांग करते हैं, उसके बारे में ये आपको बताएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से सवाल इतना मतलब बड़ा नहीं बनता है।
आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्षेत्रवाद क्या होता है। बस अभी के लिए ये इतना ही काफ़ी था। उसके बाद यहाँ पे आता है राष्ट्र, राज्य और धर्म से संबंधित मुद्दे और पहचान। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से भी कोई सवाल नहीं बन सकता, कोई मतलब इसमें कोई फैक्ट दे नहीं रखा है, कोई बात नहीं है इतनी इम्पोर्टेंट यहाँ पे। और यहाँ पे ले रखा है अल्पसंख्यकों को अधिकार और राष्ट्र निर्माण। तो ये थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना इसको, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता मुझे अभी भी, पर हाँ आपको पढ़ना पड़ेगा ये, शायद आ जाए इससे सवाल। देखो कभी भी ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, कभी भी कोई भी पूछ सकता है, सीबीएसई आप कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, और आगे चल के देख लेते थोड़ा बहुत और कुछ मिल जाए तो ये इनको आप जानते ही हो, ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप। ठीक है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी, इन्होंने जो हम अल्पसंख्यक जिनको कहते हैं और सांस्कृतिक जिनकी हम बचाने की कोशिश करते हैं, जाति जनजाति जो अल्पसंख्यक है, जैसे कि जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ये सब लोग की जनसंख्या कम है हमारे देश में, तो इनके लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं ताकि इनकी संस्कृति को नुकसान ना हो। ठीक है, क्योंकि हिंदू लोग जो है इनको ख़त्म ना कर पाए किसी भी तरीके से, इसलिए संविधान में इनके लिए बाबा ने पहले ही जो है सब कुछ पहले से डिसाइड किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 29 में और अनुच्छेद 30 में ये लिखा हुआ है। 29 क्या कहता है, 29 में आपको देखने को मिलेगा कि जो भी हम जिसके बारे में बात करें, जो रिजर्वेशन है, हिंदू को हटा के बाकी सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, हिंदू को हटा के मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब धर्म के लोग इसके अंदर आएंगे। क्या कह रहे हैं कि भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, इन लोगों को जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुओं को हटा के बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं उनको आप इसमें लोगे। उसके बाद धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, इनके आधार पे इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा, ये अनुच्छेद 29 कह रहा है। अनुच्छेद 30 ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि एग्जाम में पूछ भी सकता है, और आपका एग्जाम में अगर ये याद होता है तो वो अच्छी बात है, आपको पता है इन सब चीज़ों के बारे में, होना चाहिए यार, इंडिया में आप रहते हो तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 30 क्या कह रहा है, आर्टिकल 30 में बताएगा कि भाई जो भी शिक्षित शिक्षा संस्थाएं हैं, जैसे कि स्कूल होते हैं ना, वो बनाने का अधिकार है इन लोगों को, यानी कि सिखों को, बुद्धों को, मुसलमानों को, जैन धर्म वाले लोगों को, क्रिश्चियन को, इन सबको ये पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को अपने ज्ञान दे सकते हैं अपने जो धर्म है उसके बारे में। ठीक है, कोई भी इनको रोकेगा नहीं, और गवर्नमेंट इनकी हेल्प करेगी ऊपर से, वो अलग। दूसरा क्या रहा है, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में अ, राज्य की शिक्षित संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विरोध विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ भी। ये नहीं होगा कि भाई किसी को ज़्यादा मिल गया किसी को कम मिला है, ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, यानी किसी धर्म को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, पता चल रहा है मुसलमान है तो वो मुसलमान के धर्म को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, ज़्यादा डोनेशन उसको दे रहा है, जबकि ज़रूरत है बौद्ध धर्म वाले लोगों को, तो वो नहीं होगा। ठीक है, संविधान में लिखा हुआ है पहले से ही। उसके बाद सांप्रदायिकता, दो शब्द मिलेंगे आपको यहाँ पे, पहला है ये वाला, उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता। मैं आपको मतलब बताऊंगा बस, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे शब्द ही पूछेगा। ठीक है, 2 नंबर में 3 नंबर में, और कुछ नहीं आएगा उसके अंदर। सांप्रदायिकता का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरीके से हम बात करते हैं लड़ाई झगड़े की, उसको सांप्रदायिकता कहते हैं, यानी कि अपने धर्म को बचाने के लिए जो लड़ाई करते हैं उसको। पर यहाँ पे एक्चुअल में जो होता है ना धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, उसका मतलब ये होता है कि हम लड़ाई कर रहे हैं किसी और धर्म से, आक्रामक रूप से उग्रवाद हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, बेशक हम अपने धर्म को बचाने के लिए या राष्ट्र को बचाने के लिए कर रहे हैं, पर वो गलत तरीका है करने का चीज़ों को। ये ज़्यादातर आपको जो नेता होते हैं, हमारे लीडर्स होते हैं, ये करवाते हैं लड़ाई झगड़े। ठीक है, आपस में भिड़वा देते हैं, पता चल रहा है हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई हो गई तो उनका फ़ायदा होता है उसमें, उसी को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, दूसरा शब्द है यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता, जो आपको यहाँ मिलेगा, ये रहा। इसका मतलब होता है जो हमारा संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म की साइड नहीं लेता, किसी भी धर्म के लिए गलत नहीं कहता,
धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान है, और इसीलिए बनाया गया है क्योंकि दुनिया भर के धर्म हमारे देश में है, और सबकी देखभाल करना, सबकी रक्षा करना, सबकी सुरक्षा करना, सबकी जो कल्चर है उसको बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। हमारा जो संविधान है वो ये कहता है। तो ये वही है धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेना, उसी को धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षतावाद कहते हैं। राइट, लगभग कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। और राज्य नागरिक समाज का कहना ये है कि कोई भी राज्य बिना नागरिकों के अधूरा रहता है, और जो भी कानून बनाते हैं, जो भी काम होते हैं, वो नागरिकों के लिए होते हैं, नागरिकों के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, नागरिक टैक्स भरेगा, उससे पैसा आएगा, और उस पैसे से ही जन कल्याण का काम होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमने पढ़ लिया, सारा चैप्टर कंप्लीट है आपका। ठीक है, और अगला चैप्टर पढ़ेंगे जल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।